पिछली क्लास में हमने देखा, पिछली दो क्लासेज में, कि जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ और उसका इतिहास, वर्तमान। और दूसरी क्लास में हमने ये देखा कि जनसंख्या का वितरण कैसा है विश्व स्तर पे। आज की क्लास में हम देख लेते हैं कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, यानी जिनकी वजह से किसी क्षेत्र में जनसंख्या का आकार प्रकार कैसा होगा, वो उन कारकों पे बात कर लेते हैं कि कहीं पे जनसंख्या का वितरण जो इतनी असामान्य रूप से है कि किसी देश में उसका संकेंद्रण अधिक है, किसी देश के किसी विशेष क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है, कहीं विरल जनसंख्या है। तो इसके पीछे का कौन सा कारण है, कौन से फैक्टर हैं जो काम करते हैं, जो जनसंख्या को कहीं पे अधिक बसने के लिए प्रमोट करते हैं तो कहीं से जाने के लिए प्रमोट करते हैं। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक आप हेडिंग डाल लीजिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। इन कारकों को दो भागों में बांटकर हम देखते हैं। पहला कारक जो होगा भौगोलिक है, यानी जो भूगोल से संबंधित है, भौगोलिक कारक। और दूसरा है आर्थिक कारक, आर्थिक एवं सामाजिक कारक। इन कारकों को, ये वही कारक हैं, वो फैक्टर हैं जो किसी क्षेत्र में जनसंख्या के अधिक और कम होने को प्रमोट करते हैं। कि अगर कहीं पे जनसंख्या का वितरण ज़्यादा सघन है, ज़्यादा लोग पाए जाते हैं थोड़े से क्षेत्र में, तो कहीं पे ज़्यादा क्षेत्रों में थोड़े से लोग पाए जाते हैं। तो यही दो कारक जिम्मेदार हैं। भौगोलिक कारकों में सबसे पहली बात जो आती है, जल की उपलब्धता। एक जल की उपलब्धता मेंस के लिए बड़ा बढ़िया क्वेश्चन इस पे बन सकता है कि किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या के अधिक होने के पीछे कौन कौन से कारक हैं, या कम होने के पीछे कौन कौन से कारक हैं। तो यहाँ से आप एक्सप्लेन कर दीजिएंगे तो एक क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। या जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा कीजिए, या विश्लेषण कीजिए, या व्याख्या कीजिए। इस तरह के प्रश्न आपसे मेंस में पूछ सकता है। प्रीलिम्स में, स्टेटमेंट में आपसे पूछ सकता है कि किसी क्षेत्र में जनसंख्या के सघन बसाव के पीछे, या किसी क्षेत्र में जनसंख्या के सघन बसाव का कारण है। ठीक है। तो वो स्टेटमेंट में इन्हीं में से 3-4 पॉइंट्स को दे करके आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि जल की जो उपलब्धता है ये क्यों महत्वपूर्ण है किसी क्षेत्र में जनसंख्या के वितरण के लिए। जल, चूँकि आपको पता है कि जीवन का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है वो जल है। उन क्षेत्रों में लोग ज़्यादा बसना चाहेंगे, रहना चाहेंगे जहाँ जल उपस्थित हो जाए आसानी से, यानी जल की उपलब्धता आसानी से हो जाए। ऐसे क्षेत्र अगर हैं कोई, तो उस क्षेत्र में लोग बसना पसंद करेंगे, क्योंकि हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से महत्वपूर्ण आवश्यकता है जल। ठीक है। खाना बनाने से लेकर के नहाना धोना, कंपनी में, फैक्ट्रियों में जल की उपलब्धता, नौ संचालन के लिए जल की उपलब्धता, कृषि के लिए जल की उपलब्धता, यानी इन सभी कार्यों के लिए, जो मानव की आर्थिक क्रियाकलाप जितने भी हैं, उन सभी कार्यों के लिए जरूरी है जल। तो जिस क्षेत्र में जल की उपलब्धता अच्छे से है, सही मात्रा में जल प्राप्त हो रहे हैं, आप देखेंगे कि उस क्षेत्रों में जनसंख्या का जो घनत्व है, जनसंख्या का वितरण अधिक है। वहाँ पे उनका संकेंद्रण अधिक मिलेगा आपको, वहाँ पे 1 वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या अधिक पाई जाएगी। अब पिछली क्लास में मैंने जनसंख्या वितरण में जिन क्षेत्रों का उल्लेख किया है या बातें की है आपसे कि यहाँ जनसंख्या का वितरण सघन है, उन क्षेत्रों में आप मैप में जाके देख लीजिएगा कि कोई जल का जो स्रोत है, क्या है वहाँ पे जल की अगर उपलब्धता है कि नहीं है। भारत का गंगा का मैदान या सतलज का मैदानी क्षेत्र विश्व के सबसे सघन बसे हुए क्षेत्रों में से एक है। वहीं पे अब अगर जल की उपलब्धता है एक जगह पे जहाँ लोग बसना चाहते हैं, कहीं पे जल नहीं है, तो उनकी जल की आवश्यकता कौन पूरी करेगा और कैसे पूरी करेगा। भाई कोई भी छोटा बड़ा जो भी काम करना है, जल की ज़रूरत है अगर, तो फिर अगर जल आसानी से उपलब्ध नहीं है तो वहाँ लोग बसना नहीं चाहेंगे। और यही वजह है कि जो पठारी क्षेत्र है, या शुष्क मरुस्थल है, या गर्म मरुस्थल है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या का निवास बहुत विरल पाया जाता है। ठीक है, कम लोग पाए जाते हैं।
दूसरा जो भौगोलिक कारक है भू आकृति या स्थलाकृति है। स्थलाकृति या भू आकृति, किसी क्षेत्र की स्थलाकृति डिसाइड करती है, निर्णय कर लेती है कि उस क्षेत्र में लोग बसने के इच्छुक होंगे कि नहीं। एक कौन रोज पर्वत चढ़ना चाहेगा, कौन रोज पत्थरों से अपना पैर तुड़वाना चाहेगा। हर किसी को ये इच्छा होती है कि हम मैदानी क्षेत्र में रहें, ऐसे क्षेत्र में रहें जहाँ पे हम खेती कर सकें, जहाँ पे हम आसानी से आ जा सकें, जहाँ पे हमारे घर अच्छे से बने रहें, या जिन क्षेत्रों में हम सड़क निर्माण करना चाहते हैं और आसानी से सड़क का निर्माण हो जा रहा है, ऐसे क्षेत्रों में लोग बसना चाहते हैं। अर्थात मैदानी क्षेत्रों में लोग बसेंगे। समतल भूमि पे या बहुत मंद ढाल है, यानी बहुत कम ढाल वाला क्षेत्र है, वहाँ पे लोग बसना चाहते हैं, ना कि पर्वतीय क्षेत्रों में। अब पता लगा कि पहाड़ पे आप कैसे बस्ती बनाएंगे। तो ऐसे क्षेत्रों में जो उच्चावच या स्थलाकृतियाँ अगर असामान्य हैं, सही नहीं है, समतल जमीन नहीं है, तो वहाँ पे लोग बसना पसंद नहीं करते हैं। मैंने आपको बताया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पिछली क्लास में हमने चर्चा किया था कि 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पश्चिम में आप देखेंगे तो रॉकीज पर्वत है। उस क्षेत्र के 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। क्यों? क्योंकि वो क्षेत्र मैदानी क्षेत्र है, और वहीं रॉकी पर्वत उच्चावच वहाँ का या स्थलाकृति वहाँ पे सही नहीं है। इस वजह से वहाँ पे जनसंख्या का बसाव कम हो गया। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स आप ढूंढ सकते हैं कि कहाँ पे उच्चावचीय विविधता बहुत ज़्यादा है, या फिर स्थलाकृतियाँ असामान्य हैं, हमारे अनुकूल नहीं हैं, इस वजह से वहाँ जनसंख्या विरल पाई जाती है। ठीक है। ऐसे जलवायु है एक कारक, एक महत्वपूर्ण कारक है जलवायु। अगर जलवायु दशाएं अनुकूल हैं आपके, तो आप वहाँ पे रहना पसंद करेंगे। आप वहाँ घर बनाएंगे, गांव बनेगा, मार्केट डेवलप होगी, बस्तियाँ बनेंगी, और लोग वहाँ पे रहना ज़्यादा अच्छे से पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे कि अगर उनको तापमान, वर्षा, ये सब एक ठीक ठाक मात्रा में मिल रही है, ना बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम। जैसे मैंने बताया मरुस्थल में वर्षा नहीं हो रही है अगर, तो वहाँ पे लोग भी नहीं रहना चाहते। कम वर्षा हो रही है, यानी 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में लोग बसना नहीं चाहते हैं, अगर कोई मजबूरी ना हो तो। ऐसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, वहाँ पे भी विरल जनसंख्या पाई जाती है। क्यों? क्योंकि लगातार बारिश ही होती रहेगी, तो भी समस्या है। तो अगर जलवायविक दशाएं ठीक हैं, तापमान बहुत कम है अगर, तो ध्रुवीय क्षेत्रों में कौन सा लोग बसे हैं। तापमान अगर बहुत ज़्यादा अधिक है तो 20 से 30 डिग्री के बीच में, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी कहाँ लोग पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा। तो जो शुष्क मरुस्थल है वो तापमान अधिक, वहाँ पे उस क्षेत्र में टेम्परेचर ज़्यादा है, वर्षा कम है। तो जलवायविक दशाओं में उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र में जो कि तापमान अधिक है, ध्रुवीय क्षेत्रों में या उच्च अक्षांशों में तापमान कम है, इस वजह से वहाँ जनसंख्या विरल पाई जाती है। लेकिन जहाँ पे मरुस्थल नहीं है, गर्मी नहीं है, तापमान बहुत अधिक नहीं है, वहाँ सामान्य स्थिति, वहाँ जनसंख्या आप अधिक देखते हैं। अच्छा, मैंने 30 डिग्री उष्णकटिबंध की बात की है। अब आप ये मत सोचिएगा कि 30 डिग्री भारत भी तो इसी क्षेत्र में आता है। भारत की जलवायविक दशाएं मानसूनी है और यहाँ पे अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं, इस वजह से यहाँ जनसंख्या अधिक है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला जो भौगोलिक कारक है मृदा है। भाई अगर मृदा उपजाऊ है तो खेती की संभावनाएं हैं, यानी जो प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप है, प्राइमरी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, उसके लिए अनुकूल दशाएं होंगी। अगर मृदा सही है तो खेती बाड़ी हो रही है बढ़िया से, खेती बाड़ी हो रही है तो इकोनॉमी डेवलप हो रही है, तो वहाँ पे लोग रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। अगर मृदा सही नहीं है, मृदा अनुपजाऊ है या पथरीली मृदा है, उस क्षेत्र में लोग रहना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि फिर उनके जीवन निर्वाह के लिए वो क्या करेंगे। ठीक है, तो मृदा भी किसी क्षेत्र की ये डिसाइड करती है कि उस क्षेत्र में जनसंख्या का वितरण कैसा होगा, अधिक जनसंख्या होगी या फिर कम जनसंख्या वहाँ पे पाई जाएगी। ये तो 4 भौगोलिक दशाएं हैं जो आप ध्यान में रखिएगा। आंसर राइटिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना होगा एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, दूसरा आर्थिक एवं सामाजिक कारक है। आर्थिक एवं सामाजिक कारक में पहला कारक है खनन या खनिज की उपलब्धता। ठीक है, खनन या खनिज,
जहाँ खनिज है वहाँ पे खनन होगा ही, वहाँ माइनिंग होगी। जहाँ पे मिनरल्स हैं वहाँ पे माइनिंग होगी। इस क्षेत्र में भी जिस क्षेत्रों में खनिज की उपलब्धता है वहाँ पे जनसंख्या अधिक पाई जाएगी। ठीक है, जैसे अगर खनिज वहाँ पे हैं, खनन हो रहे हैं, तो उद्योगों का विकास हो रहा है, रोजगार के अवसर हैं वहाँ पे, डेवलपमेंट की संभावनाएं वहाँ पे क्या हैं, अधिक हैं। तो लोग बाहर से आ करके वहाँ पे सबसे पहले रिसर्च होगा, खनिज मिल गया, और जब वहाँ पे खनिज मिला तो उसके लिए फिर कंपनियां लगाई जाएंगी, फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी, वहाँ बड़े बड़े प्लांट्स लगेंगे। जब वो लगेंगे तो उनको संचालित करने के लिए वर्कर्स चाहिए, वर्कर्स बाहर से ही आएंगे, क्योंकि वहाँ पे तो वो रहते नहीं थे, या थे भी तो उतनी मात्रा में नहीं। तो जब किसी क्षेत्र में खनिज क्षेत्र का कोई पता चलता है जहाँ पे खनिजों की उपलब्धता अधिक है, तो वहाँ पे जनसंख्या का संकेंद्रण धीरे धीरे अपने आप बढ़ने लगता है। अब अगर वो जलवायु की दृष्टि से वो क्षेत्र अनुकूल नहीं है, उसके बाद भी अगर वहाँ खनिज की उपलब्धता है तो जनसंख्या अधिक हो जाएगी। कारण, क्योंकि वहाँ पे रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, और रोजगार जनसंख्या को आकर्षित करता है। अच्छी इनकम होगी, रोजगार होगा, तो फिर वहाँ पे मार्केट भी डेवलप होगी, भाई वर्कर्स होंगे, उनकी आवश्यकताएं होंगी, मार्केट डेवलप होगी। खेती नहीं हो सकती, मृदा अच्छी नहीं है भले ही, खेती तो नहीं हो सकती है, लेकिन वहाँ काम जरूर है लोगों के पास, वहाँ के लोगों के पास काम है, और उससे वो पैसा कमा रहे हैं, और उस पैसे से वो दूर की मार्केट से भी अपनी ज़रूरतें पूरी कर ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे खनिज या खनन है, तो वहाँ जनसंख्या का वितरण ठीक ठाक पाया जाएगा, जनघनत्व तो ठीक ठाक मात्रा में होगा। ऐसे नगरीकरण है, नगरीकरण, औद्योगिकरण, जो औद्योगिक पेटियां हैं या नगर है, वहाँ पे सुविधाएं और रोजगार के अवसर ये क्या करते हैं, जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और जनसंख्या घनत्व में वृद्धि करते हैं। भले ही वहाँ जलवायु दशाएं अगर अनुकूल नहीं है, तो भी अगर इनकी उद्योगों का विकास हो पाया उस क्षेत्र में, अब उद्योगों का विकास वहीं पे होगा जहाँ कच्चा माल होगा, वहाँ पे उद्योग होंगे, और जहाँ उद्योग होंगे वहाँ पे लोग होंगे, जहाँ लोग होंगे वहाँ बाजार होगी, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं भी हैं। जहाँ बाजार होगी वहाँ पे आवागमन के लिए सड़कें भी होंगी। हो गया शहर, हो गया नगरीकरण, और ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, यही नगरीकरण है। तो जहाँ नगरीकरण की स्थिति है वहाँ भी जनसंख्या अधिक पाई जाती है, ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक एक है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। देखिए, जनसंख्या के बसाव के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं हैं कि नहीं है, ये मायने नहीं रखता। कुछ क्षेत्रों में खनिज संसाधन की उपलब्धता है, ये भी मायने नहीं रखता, लेकिन वहाँ पे वो क्षेत्र में जनसंख्या इस वजह से अधिक है क्योंकि वो धार्मिक स्थल है, इस वजह से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको स्थलाकृति में बताया कि पर्वतीय क्षेत्र में जनसंख्या नहीं रहना चाहती है, वहाँ पे जनसंख्या का जनघनत्व बहुत कम है। लेकिन भारत में आप वैष्णो देवी मंदिर की बात कर लें, वहाँ पे जनसंख्या का घनत्व अधिक है, जबकि मुझे लगता है कि बहुत ऊंचाई पे है मंदिर। तो वहाँ पे पर्वत है, फिर भी जनसंख्या का घनत्व है अधिक है। क्यों? क्योंकि उसका धार्मिक महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है उसका। तो ऐसे बहुत सारे स्थान विश्व में आपको मिलेंगे जहाँ पे धार्मिक महत्व या उनका सांस्कृतिक महत्व होने के कारण, पर्यटन के कारण, जनसंख्या के दर्शन और कह देना कि आस्था जो होती है देवी देवताओं के प्रति, उसके कारण, परंपराओं के कारण वहाँ लोग इकट्ठा होते हैं और जनसंख्या वहाँ पे अधिक होती है। ये सभी कारण हैं जो जनसंख्या के वितरण को सुनिश्चित करते हैं। अब आपका काम है ये देखना कि जो जनसंख्या का वितरण जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, क्या उसमें ये सब कारक आपको मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, ये आप देखेंगे। ठीक है, जिस क्षेत्र में मैंने जनसंख्या कम बताई, तो कम होने का कारण क्या इसमें से कोई एक है कि उसकी स्थलाकृति सही नहीं है, या वहाँ नगरीकरण नहीं है, या खनिज नहीं है, या फिर जलवायु अच्छी नहीं है,
क्या कारण है कि जनसंख्या कम है, या फिर किसी स्थान पे अगर जनसंख्या मैंने अधिक बताया है, जनघनत्व किसी क्षेत्र में या किसी महाद्वीप पे या उस देश में, तो फिर वो भी आप देखिए कि वहाँ पे जनसंख्या अधिक क्यों है। ठीक है, ये आपका काम है। तो जनसंख्या भूगोल में एक चैप्टर हम आज समाप्त कर चुके हैं, जनसंख्या वृद्धि, उसका वितरण और उसके वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। ये एक चैप्टर आपका आज समाप्त होता है। अगले चैप्टर की शुरुआत हम कल से करेंगे।